नमस्ते दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके तहत पहला लेक्चर मैं ला रहा हूं आपके सामने और इसका नाम मैंने दिया है मध्य प्रदेश का परिचय। संभवतः ये सबसे लंबा लेक्चर होगा हमारा पूरे मध्य प्रदेश की सीरीज पर। इस पे मैंने इस बात पर फोकस किया है कि इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप एक मध्य प्रदेश के बारे में एक ओवरऑल समझ बना पाएंगे। मैंने इसमें हर एक चीज़ को समाहित करने की कोशिश की है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, संभाग कितने ज़िले को कैरी कर रहा है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई, वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशंस हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, नदियाँ कैसी हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश किस लिए जाना जाता है, इन सब बातों को मैंने लेके आया हूँ। मैंने इसके लिए आपकी सुविधा के लिए 36 स्लाइड को भी बनाया है, जहाँ से आप प्रॉपर कंटेंट को भी चाहें तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से या नोट्स बना करके अपने पास रख सकते हैं। और ये लंबा सा लेक्चर रहेगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जरा सा पेशेंस रखिएगा, अगर ज़्यादा लंबा लगे तो ब्रेक करके सुनिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहा है इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर को लेकर के कि आपकी एक मध्य प्रदेश को लेकर के एक गहरी समझ बने, आप में एक इंटरेस्ट पैदा हो और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस लेक्चर को आज तैयार किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। हृदय प्रदेश के रूप में इसको संज्ञा इसकी दी जाती है। मध्य प्रदेश कब इस रूप में आया, मध्य प्रदेश का कब नाम पड़ा, तो हम लोग ये भी जान जाएं कि 1956 1 नवंबर 1956 को जाकर के मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश जो था 3 भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी व पार्ट सी के रूप में बटा हुआ था पूरा मध्य प्रदेश। और ये व्यवस्था 1956 तक चलती रही। और फजल अली आयोग जब आता है, और फजल अली आयोग 53 में गठित किया गया, 55 में रिपोर्ट दिया और 56 में इसकी आयोग की प्रतिवेदन को या सुझाव को लागू किया गया और उसी के अनुसार मध्य प्रदेश को भी पुनर्गठित किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को हटा दिया गया और इसकी जगह पर संभाग और जिलों को लेके आया गया। इसके बारे में पूरा चर्चा मैंने यहाँ पे की हुई है, आप देखिए। और मध्य प्रदेश का नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दिया गया। ये जो पूरा मैप दिख रहा है आपको, आज वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश हमको ऐसा दिख रहा है। इसमें 52 जिले आपको दिख रहे होंगे। कौन से जिले कब बने इसकी चर्चा हम आगे वाले लेक्चर में भी करेंगे। लेकिन अभी हमको एक चीज समझना है, मध्य प्रदेश को समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 10 संभाग व 52 जिलों में बांटा गया है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि 10 संभाग व 52 डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बाइफरकेट किया गया है पूरी तरह से। अब सबसे पहले हमें संभाग पता होना चाहिए कि 10 संभाग कौन से हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चंस देखिए कैसे आएंगे यहाँ पे, एमपीपीएससी हो या व्यापम की परीक्षाएं हो या और कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी मध्य प्रदेश स्पेशल आता है वो यहाँ से कोर सेक्शन से प्रश्न उठा सकता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हमको देखने को मिल रहे हैं, तो पहला, अगर हम इस संभाग को समझाते समय आपको एरिया वाइज भी इसको मैं ले रहा हूं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा संभाग है हमारा, जबलपुर संभाग रहेगा, ये ध्यान रखना हमको। दूसरा जो रहेगा हमारा इंदौर संभाग रहेगा। और ये दोनों जो हैं 8-8 जिले को कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि एरिया वाइज कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, तो जबलपुर है। और एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इंदौर है। ये दोनों 8-8 लेके चल रहे हैं। तीसरा हमारा संभाग आएगा उज्जैन, और इसके अंतर्गत हमारे 7 जिले आएंगे। चौथे को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सागर, और सागर के अंतर्गत हमारे 6 जिले आएंगे। 5 जिले जो हैं हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। जो 5वां हमारा संभाग आएगा, इसको हम उज्जैन और ग्वालियर, इन दोनों को लेके चलेंगे। ये दोनों जो हैं हमारे यहाँ
5-5 जिले को कैरी करते हैं। इनके अंतर्गत 5-5 जिले हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे आएगा रीवा, ये जो है 4 जिलों को रख रहा है। और 3 ऐसे संभाग हैं मध्य प्रदेश में जिनके पास 3-3 जिले हैं। और वो कौन कौन से हैं अगर आप देखिएगा तो हमारे पास 7 तक आ गए। 8वें को देख लेते हैं, 9वां और 10वां, ये हैं हमारे चंबल संभाग। इसके बाद आइए हमारा हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग, और इसके बाद हमारा आखिरी हो जाएगा आपका शहडोल संभाग। ये 10 संभाग हो गए। और ये 10 संभाग, ये तीनों जो हैं हमारे कितने कितने जिले होल्ड कर रहे हैं, 3-3 जिले इनकी होल्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। जब तक हम संभाग और जिले के बीच के रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं तब तक हमको मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्यों को याद करने में बड़ी कठिनाई आती है। सामान्यतः बच्चों को जो तैयारी करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि संभाग के अंतर्गत जो जिले आ रहे हैं उनकी लोकेशंस क्या है, उनके नाम क्या है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए कि हम उस संभाग को याद करने की कोशिश कर लें। अगर हम जबलपुर संभाग को लेके चल रहे हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो किसको किसको लेके जा रहा है, ये देखिए आप, आपका डिंडोरी आ जाएगा, आपका कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और ये छिंदवाड़ा, इनको लेकर के हम लोग जा रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये ऐसा आएगा। नरसिंहपुर को भी मिला करके ये हमारा एक जबलपुर संभाग बन रहा। मतलब कौन सा कोना है इसका, देखिए ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है जिसको हम लोग जबलपुर संभाग के नाम से जानते हैं। अब इसको याद कैसे करें, ये तो पता चल गया कि दक्षिण पूर्व में हमारा जबलपुर संभाग बैठा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक डीएम बाला करके इसको हम पढ़ सकते हैं, डीएम बाला। तो ये क्या हो गया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, 3 तो यहाँ से निकल गया हमारा डीएम बाला। और आपको पता है डीएम बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीएससी करना पड़ता है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा यहाँ पे 2, तो ये 5 हो गए। इसके बाद याद रखिएगा जबलपुर के एक भाई और एक बहन है, जबलपुर का एक भाई और एक बहन है। जबलपुर के भाई का नाम है नरसिंहपुर और बहन का नाम है कटनी। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे 8 हो गए। कौन कौन से हो गए, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा 5 ये हो गया, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, ये हमारे 8 के 8 जिले इसके हो गए। अब हम आते हैं दूसरे संभाग की ओर अपने। कौन सा संभाग ले लें हम, यहाँ पर अभी आपको बताने के लिए इंदौर संभाग लेते हैं। इंदौर संभाग जिस तरह ये दक्षिण पूर्व में है उस तरह हमारा इंदौर संभाग बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है दक्षिण पश्चिम की ओर बैठा हुआ है। इसको हम कैसे याद करेंगे ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो 4 कॉटन जिले पकड़ लीजिए, जो मध्य प्रदेश के 4 कॉटन जिले हैं। कौन कौन से हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, 4 ये हो गए हमारे कॉटन जिले। 3 हमारे जो जिले हैं वो आदिवासी जिले कहलाते हैं, जहां पर आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, और एक हमारा हो गया इंदौर अपने आप में। तो ये 8 हमारे इंदौर के अंदर बैठे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आ रहे हैं, 4 कॉटन जिले आएंगे हमारे। 4 कॉटन जिले कौन कौन से हो जाएंगे, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, और इसके बाद 3 आदिवासी जिला ले लीजिए जो हमारे मुख्य रूप से जहाँ पर बहुल जनसंख्या है आदिवासियों की, वो उसको कहते हैं हम लोग धार, झाबुआ, अलीराजपुर, और एक 8वां हमारा हो गया इंदौर। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे छोटे, यहीं पे पढ़ लेते हैं, ये 2 तैयार हो गए हमारे। इसके बाद ये 3 बचे हुए हैं, देखिए होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। मतलब इस दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिम के बीच का जो बचा हुआ भाग था, 3 जिलों को लेकर घूम रहा था, वो हमारा कहला गया नर्मदापुरम संभाग। तो यहाँ पे 3 संभाग हमारे तैयार हो गए। मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ याद करते चलिएगा। इसके बाद आते हैं रीवा संभाग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारा रीवा, सीधी,
सतना और सिंगरौली। ये सिंगरौली वही है जिसको हम लोग ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, हम सब लोग इसको ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। और सतना इसके अंतर्गत वही है जहां पर मध्य प्रदेश में पहली सफेद शेरों की सफारी डाली गई है। ये 4 जिलों से बना करके हमारा रीवा संभाग बन गया। इसके बाद आते हैं शहडोल। शहडोल की लोकेशन बहुत अच्छी समझने की बात है। शहडोल अपने आप में पहले अकेला जिला था, इसको काट के पहले उमरिया को बनाया गया, बाद में अनूपपुर को बनाया गया। तो ये जो तीनों मिलके बने हुए हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये तीनों जो हैं हमारे शहडोल संभाग को बताते हैं। अब आते हैं हम लोग सागर संभाग के बारे में पढ़ने के लिए। सागर संभाग में हमारा 6 जिला आएगा। अगर हम शुरू करते हैं सागर से चलना, तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये 6 जिलों का समूह जो है, मतलब आप देखो कौन सा है ये, एक तरह से देखोगे उत्तर मध्य के जो जिले हैं ये जो है हमारे सागर संभाग का निर्माण कर देते हैं। आते हैं चंबल संभाग के लिए। ये जो ऊपर के बॉर्डर बना रहे हैं तीनों, है ना, तीनों कौन कौन सा, भिंड, शिवपुर, मुरैना, ये अपने आप में ये पूरा संभाग किस लिए कुख्यात है? 2 चीज के लिए कुख्यात है। एक तो अपना जो यहाँ पे चंबल नदी ने इतना सारा रेवाइंस बनाया हुआ है उसके लिए कुख्यात है। दूसरा जो है ये एरिया पूरा जो है कम सेक्स रेशियो के लिए कुप्रसिद्ध है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लिंगानुपात यहाँ का बहुत कम पाया जाता है। चंबल संभाग अपना सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। तो 3 जिलों को लेके बैठा है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा मुरैना में बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है? मुरैना में इसका मुख्यालय है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट संभाग को, पकड़ते हैं ग्वालियर को। ग्वालियर 5 को कैरी कर रहा है। हमने कहा था 5 को कैरी करने वाले यहाँ पे हमारे पास 2 जिले बैठे हुए थे। उज्जैन 7 है यहाँ पे, उज्जैन 7 आएगा यहाँ पर। ग्वालियर आएगा और भोपाल, ग्वालियर और भोपाल आएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर और भोपाल को भी हमको लेना है। यहाँ पर एक छूट गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक भोपाल आएगा। भोपाल जो है 5 जिलों का समूह है। तो इसको देखते हैं ग्वालियर को। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी आ गया, अशोकनगर और गुना, ये 5 को मिला करके कौन सा बन गया हमारा? पूरा का पूरा भोपाल, ये अपना ग्वालियर संभाग बन गया। इसके बाद आते हैं उज्जैन को देखते हैं। उज्जैन जो है नीमच, मंदसौर, रतलाम को लेके आएगा, उज्जैन को लेके आएगा। और ध्यान रखिएगा इसके बाद ये आपका आगर मालवा, शाजापुर और देवास, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिलाकर के पूरा का पूरा हमारा उज्जैन संभाग का निर्माण हुआ है। 7 जिलों के साथ बैठा हुआ है। और अब बचा हमारे पास भोपाल। भोपाल जो है 5 जिलों का समूह है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन और विदिशा। ये हमारे पूरे के पूरे संभाग हो गए, 10 संभाग। सबसे पहले एक बार फटाफट रिकैप मारते हैं। आप मेरी सलाह को मानिए कि बिना संभाग को दिमाग में बैठाए उसके अंदर कितने जिले आ रहे हैं, अगर आपको क्विकली इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत का काम है। हमें यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहना है। मध्य प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें, और बिल्कुल संभाग जैसे ही हम अगर जबलपुर संभाग कहूँ तो आपके अंदर फट से दिमाग में आना चाहिए कि 8 जिले ये आ रहे हैं। तो जबलपुर संभाग कहाँ बैठा हुआ है? तो आप देखिए दक्षिण पूर्व में। आपका इंदौर संभाग कहाँ बैठा हुआ है? दक्षिण पश्चिम में। आपका जो नर्मदापुरम संभाग कहाँ बैठा हुआ है? मध्य में बैठा हुआ है। जो चंबल संभाग है हमारा सबसे ऊपर एक छतरी नुमा में बैठा हुआ है। इसके नीचे हमारा ग्वालियर संभाग है, इसके नीचे सागर, फिर ये रीवा, फिर ये शहडोल आ गया, और इसके बाद भोपाल और उज्जैन। ये आपको ध्यान रखना हुई होगा। आप इसकी बिल्कुल तैयारी करिए, इसको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब हम आगे कोई फैक्ट याद करेंगे, मान लीजिए कि जैसे कि नरसिंहपुर से कोई संबंधित फैक्ट है, तो आप उसको अपने दिमाग में 2 चीज से बैठा लोगे। अच्छा ये जबलपुर के अंतर्गत आ रहा है, जबलपुर संभाग के अंदर। तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछेगा तो आप पूरे 52 जिलों में दिमाग नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे? अपने जबलपुर के 8 जिलों में कंसंट्रेट करोगे और वहां से आप क्वेश्चन के आंसर को निकालने में सफल हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना। ये तो हो गई हमारी एक संभाग
और उसके अंतर्गत कितने जिले। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि टोटल मिलाकर के 52 जिले वर्तमान में हैं, 10 संभाग हैं और ऐसे 4 जिले हैं जिनको बनाने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक वो जिले नहीं बन पाए हैं। कौन कौन से जिले हैं आप उसको भी यहीं पे देख लीजिए। एक सतना से जो जिला निकलना है वो मैहर निकलना है, और इसके बाद एक देवास से निकलना है, देवास से बागली को अलग करना है, इसके बाद गुना से आना है, गुना से चचौड़ा को आना है, और उज्जैन से जो है नागदा को एक नए जिले के रूप में बनाना है। इसी तरह 2 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की जा चुकी है, एक रतलाम संभाग को बनाने की घोषणा की जा चुकी है और एक छिंदवाड़ा संभाग को बनाने की कोशिश मतलब घोषणा हो गई है, बस नोटिफिकेशन निकलना है, कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश के बारे में एक छोटा सा परिचय अभी हम लोगों ने देखा है। अभी हम आगे और चीज देखते हैं। अब मध्य प्रदेश पूरा बीचों बीच बसा हुआ है भारत के, पूरा लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि चारों तरफ राज्य है, कहीं पर भी समुद्री सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा, दूसरा बड़ा राज्य है। और जो कितना एरिया लेके चल रहा है? 308 245। यहाँ पे मैंने 2 एरिया लिखी हुई है, 308 245, 308 300 एक्चुअली 252 होना चाहिए था, 252। यहाँ पे 2 एरिया लिखी। इसका कारण है यहाँ पे किरार घाटी है, और किरार घाटी कहाँ पाई जाती है? किरार घाटी जो है अनूपपुर जिले पर है, अमरकंटक के पठार पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर विवाद चल रहा है। इसी कारण से हमको 2 क्षेत्रफल देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों पर 245, कुछ जगहों पर 252 देखने को मिलता है। तो ये तो विवाद का कारण हो गया। मैंने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है हमारा, और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के कारण इसकी एरिया ये है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है? 9.38% है। पहला बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हो गया उत्तर प्रदेश, पांचवा हो गया गुजरात। ये 5 बड़े राज्य भारत के हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखने में बड़ी आसान पिक्चर लग रही है, इसमें बहुत सारी चीजें पिक्चर अपने आप में कह रही है। ये जो विस्तार दिखाया गया है उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ पर जो सीमा बना रहा है, सबसे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा हमारा वो कहलाता है मुरैना, और जो सबसे दक्षिणतम जिला हमारा होगा, सदर्न डिस्ट्रिक्ट होगा, वो कहलाएगा बुरहानपुर। सबसे पश्चिम का जिला आएगा अलीराजपुर, और सबसे पूर्व का जिला आएगा हमारा सिंगरौली। ध्यान रखिएगा, ये 4 हो गए। अब जो सबसे वेस्ट से हम ईस्ट में जाएंगे और यहाँ पर लंबाई खींचेंगे, और ये लंबाई आती है 870 किलोमीटर। और अगर हम मुरैना से लेकर के बुरहानपुर तक की देखें तो 605। मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का उत्तर दक्षिणी विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा कम है। आप देखिए 870 किलोमीटर है, और जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा चौड़ाई हो गई एक तरह से ईस्ट टू वेस्ट और ये नॉर्थ टू साउथ। और अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एन और ई टाइप की चीज दिख रही है। इसको बताने के पहले मैं आपको 2 चीज बता देता हूँ कि भारत पूरी तरह से जो है, इंडिया जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वी देशांतर पर है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, मतलब पूरे इंडिया को डिफाइन करना है अगर हमको इसके अक्षांशीय विस्तार को, तो यूनिट हम लेंगे एन, और अगर देशांतरी विस्तार को भारत का डिफाइन करना है तो यूनिट लेंगे ई। क्योंकि हमारा, आप छोटा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ फटाफट। अगर इसको हम अर्थ मान लें तो ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23 डिग्री हाफ हो गया। तो इंडिया जो है बीचों बीच इंडिया से गुजरती है ये, और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच लाइन कहलाती है। तो यहाँ इसको हम ई कहते हैं, इसको हम डब्ल्यू कहते हैं, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, इसको हम साउथ कहते हैं। मतलब जब हम इंडिया को डिफाइन करते हैं तो हम 2 यूनिट का प्रयोग करते हैं, खाली एन का और ई का। ये हमारे काम की दोनों नहीं रहती, क्योंकि मध्य प्रदेश इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए हम पूरे मध्य प्रदेश को डिफाइन करते समय एन और ई का प्रयोग करेंगे।
अब आपके मन में आ रहा होगा अक्षांश, अक्षांश रेखाएं हमेशा पड़ी होती हैं, देशांतर रेखा हमेशा खड़ी होती हैं। अब हमको दिखाना है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कैसे है, मतलब इसको हम ऐसा समझ लें, ऐसा विस्तार हमको इसको पकड़ना है। तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू हो रहा है, 26 डिग्री 30 मिनट तक जा रहा है। मतलब कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, लगभग लगभग आप मान के चलिए 5 डिग्री के आसपास इसका हमको अंतर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम इसके देशांतरी विस्तार को देखें तो आप यहाँ पे देखिए 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है हमारा 82 डिग्री 48 मिनट तक। अब यहाँ पे भी देखना 74 से लेकर के 82 तक, मतलब 8 डिग्री का विस्तार आया है ना, करीब करीब, और 9 है और वो 48 है। अब यहाँ पर सीधा सीधा 8 डिग्री का हम ले लें तो हमारा 101 डिग्री बराबर जो होता है हमारा 111 किलोमीटर होता है, तो 888 किलोमीटर। आप देखो जरा, ये थोड़ा सा कम है, 74 डिग्री 9 मिनट है और 74 डिग्री 8 माइनस हो जाएगा तो ये 870 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरह हम अगर इसको 5.5 डिग्री मान लें तो 11 पचे 55 और 55 और जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा करीब करीब 610 किलोमीटर। तो ये पूरा वेरीफाइड भी हो रहा है कि कैसे 605 और 870 आ रहा है ये, है ना। 1 डिग्री जो होल्ड करता है 111.32 किलोमीटर बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर होता है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अच्छा, अगर एग्जाम में आपको भूल जाए कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार आया कहाँ से होगा, तो एक चीज दिमाग में रखना, मध्य प्रदेश के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा कैसी है, 23.5 डिग्री है, अर्थात मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा नीचे है, आधा हिस्सा ऊपर है। तो 23.5 डिग्री से नीचे शुरू हो रहा है तो 21.5 डिग्री लगभग लगभग यहाँ पे शुरू हो रहा है। 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ शुरू हो रहा है और इसके बाद जो है ये 26 डिग्री 30 मिनट तक ऊपर चला जाता है। तो ये आपको एग्जाम में याद भी रहेगा, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार मेंस में भी 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश का। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इसको आप बिल्कुल याद रखिए। 21 डिग्री 6 मिनट आपको याद करवा देता हूँ। 21 में 5 जोड़िएगा 26 मिल जाएगा और इसी 6 में 5 का गुणा करिएगा तो आपको 30 मिल जाएगा। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक के बीच का बात आएगा। इसके बाद 74 डिग्री 9 मिनट को लेकर आइए आप देखिए 8 जोड़ दीजिए तो 82 आ जाएगा और इस 9 को थोड़ी देर के लिए 6 रीड कर लीजिए तो 8 छंगा 48 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आपको मिल रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे बहुत अच्छा यहाँ से कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है या देशांतरी विस्तार। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है या देशांतरी विस्तार। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार मतलब खड़ी खड़ी लाइन, हाँ ऐसी वाली लाइन। तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा ज्यादा है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि आप एक चीज देखिए कितने मिनट आ रहा है ये, 8 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। और ये कितना है, 8 डिग्री, 8.5 डिग्री के बराबर है ये। तो याद रखना 8.5 डिग्री के बराबर हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 8 चौको 32 प्लस 2 बराबर 34 मिनट। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और सिगरौली के बीच में कितने मिनट का अंतर आता है, तो ध्यान रखना कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 34 मिनट का अंतर आ रहा है ना। कितने मिनट का, 34 मिनट का अंतर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया इसके बारे में जो स्लाइड हम लोग ने लिखी। एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको कि अगर हम देखें कि क्या क्या है इसमें, तो पूरी चीजों को हम हटा देते हैं और आप फिर से देखिए इस चीज को कि हमारा इस स्लाइड से सिर्फ मतलब ये था इसका अक्षांशीय विस्तार। फिर से बता रहा हूँ, अक्षांश का मतलब होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अक्षांश में, तो अक्षांश का मतलब ही होता है पड़ी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, और देशांतर का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, खड़ी। ये ऐसी आएगी और ये ऐसी आएगी, वर्टिकल लाइन कहलाती। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जब हमने अब इसका लंबाई चौड़ाई सब देख ली, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश सराउंडेड किससे है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कौन से राज्य सबसे बड़ी सीमा बना रहा है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस उठाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है 13 जिले हैं। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप भी समझिएगा।
राजस्थान सबसे बड़ी सीमा बनाता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के जिले किस राज्य से लग रहे हैं, तो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ से 13 जिले लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा हमारी जो लग रही है वो राजस्थान से लग रही है। तो दूसरा राज्य राजस्थान, ये 10 जिलों को लेकर चल रहा है। 10 जिले मध्य प्रदेश के जो है राजस्थान की सीमा से लगते हैं। 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ जो है ये गुजरात से लगता है। इसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले जो हैं, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के 9 जिले जो हैं महाराष्ट्र से सीमा से लगते हैं, और उधर छत्तीसगढ़ से जो है मध्य प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। ऐसे करके याद रखिएगा टोटल 35 ऐसे जिले, 35 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जो किन्हीं न किन्हीं राज्यों से, इन 5 राज्यों से छूते हैं, जबकि 17 ऐसे जिले हैं जो किन्हीं राज्यों से अपनी सीमा नहीं लगाते हैं। 17 ऐसे जिले, 17 और 35 और 17, 52 का डेटा हमारा पूरा हो जाएगा। अब आपको पता है कि नया मध्य प्रदेश कब बना, तो नया मध्य प्रदेश जब बना 1 नवंबर 2000 को बना। इस स्लाइड में हम लोगों ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे और कौन से, ये थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ये कि यहाँ पे याद रखिएगा KR नारायण साहब थे भारत के राष्ट्रपति, और अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के प्रधानमंत्री। उस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय सिंह थे, और जो गवर्नर थे हमारे भाई महावीर थे। तो ये एक बड़ा फैक्चुअल टाइप का नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो जो नया मध्य प्रदेश देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ जो है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन है, और KR नारायण साहब उस टाइम जो थे क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे। अब कुछ चीज़ें बेसिकली हमने आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपको बताना था, और ये वाली चीज़ बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको हमको जानना चाहिए कि राज्य का वृक्ष। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश अपनी स्थापना का जब 25वां वर्ष मना रहा था, मतलब 1981 को, उसने 3 चीज़ों का डिक्लेरेशन किया था। एक तो राज्य वृक्ष जो बनाया, बरगद को बना दिया था, और इसके बाद उन्होंने राजवर्ड जो बनाया था, जो यहाँ की चिड़िया या पक्षी है उसको दूधराज, ये याद रखिएगा, दूधराज, और इंडियन पैराडाइज को, और इसके बाद तीसरा राज्य पशु बारहसिंगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी हैं, आपसे मेंस में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ को 1981 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो वृक्ष, और ये चिड़िया या बर्ड, और इसके बाद हमारा पशु बारहसिंगा। और मलखम्ब को जो है 2013 में हम लोगों ने इसको राज्य का, मध्य प्रदेश का खेल घोषित किया, और महासिर जो मछली है इसको राज्य मछली का दर्जा हम लोगों ने 2011 में दिया था। एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमन बनता है, राज्य का नृत्य क्या है और राज्य का नाट्य क्या है। तो राज्य का नृत्य जो है हमारा राई है, और ये माछ यहाँ का नाटक होता है जो राज्य का नाटक है। और जो फ्रूट हम लोग ने रखा है राज्य फल, वो आम को रखा है। फिर से पूरी चीज़ रिवीजन कर देता हूँ, याद रखिएगा क्वेश्चंस जो बनाने वाला है वो क्वेश्चन की जो आपकी टेंडेंसी आने वाली है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा आपसे कि 1981 में किसे राज्य का दर्जा नहीं मिला था, तो वो क्या करेगा, महासीर को भी दे सकता है और मलखम्ब को भी दे सकता है। और 1981 क्यों इम्पोर्टेंट ईयर है, 25वां वर्ष मध्य प्रदेश अपने स्थापना का मना रहा है। 56 में गठित हुआ था, और 25वें वर्ष पे मध्य प्रदेश ने 3 चीज़ों को दिया। किसको किसको दिया आप देखिए ज़रा। एक तो हम लोगों ने देखा बारहसिंघा, ये पशु था, इसके बाद दूधराज, ये दूधराज था, और इसके बाद बरगद के पेड़ को दिया गया था। इन तीनों चीज़ों को इन लोगों ने राज्य का दर्जा दे दिया। इसके बाद महासीर मछली जो है 2011 में, और मलखम्ब को जो है 2013 में दर्जा मिला इसका राज्य। आगे आते हैं, हमने आपको यहाँ पर हर एक चीज़ पहले ही समझा दी है। जो चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में हैं, ये सिर्फ स्लाइड इसलिए मैंने बनाया था कि आप लोग इन स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले करके अपने एक शानदार नोट्स को तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं। और इसके बाद इसको समझा देता हूँ, कर्क रेखा क्या है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला आपके लिए कर्क रेखा के लिए कि कर्क रेखा जो है
याद रखिएगा पूछने वाला कर्क रेखा पश्चिम और पूर्व में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा 14 जिलों से जाएगी, रतलाम से प्रवेश करेगी और निकलेगी जाकर के शहडोल में। तो एंट्री पॉइंट कौन सा हो गया, वेस्ट में रतलाम और इसके बाद शहडोल। बीच में 12 जिले और आने वाले हैं, उसको कैसे याद करेंगे, बहुत सरल तरीका है। एक तो भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। कौन सा, भोपाल। तो भोपाल के 5 पकड़ लीजिए आप। और अब उधर से चलते हैं रतलाम से। अगर हम रतलाम से चलेंगे तो रतलाम के बाद उज्जैन, आगरमालव और इसके बाद आप देखिए 3 हो गए यहाँ पर, और भोपाल के 5 पकड़ लीजिए, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, ये हो गया हमारा। और इसके बाद आइए अब यहाँ से चलते हैं सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, उमरिया व शहडोल, ये पूरे के पूरे हो गए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और मानक रेखा को बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको कर्क रेखा समझा देता हूँ यहाँ पर, इसके बाद हम लोग लौटते हैं फिर से एक बार। जो कर्क रेखा थी ये जो हमने कर्क रेखा बताई हुई है, तो यहाँ पर तो देखिए मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजर रही है। वही जो मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया याद करने का, ध्यान रखिएगा तरीके में। पहले याद रखिएगा एंट्री कहाँ से कर रही है, तो एंट्री जो हो रही है इसकी हमारी रतलाम से हो रही है, निकल कहाँ से रहा, शहडोल से। अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि मतलब शहडोल संभाग का 2 जिला तो आ रहा है इसके अंतर्गत, उमरिया, शहडोल, लेकिन अनूपपुर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अनूपपुर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल क्रॉस करके लिख लीजिएगा। इसी तरह लिख लीजिएगा कि ना तो इंदौर ना ही देवास कर्क रेखा के पास है, इसको टच नहीं करते हैं। इसके बाद भोपाल को आप 5 पकड़ लीजिएगा, तो 5 2 7 हो जाएंगे, आपको यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कटनी, उमरिया, जबलपुर, दमोह, सागर, ये आपको यहाँ से देख लेना है। एक क्वेश्चन और बनाता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लेगा आपसे कि किस संभाग से कितने जिले आपके कर्क रेखा को छू रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 के 5 जिले जो है कर्क रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा मानक रेखा, एक चीज मैंने लिखी है। मानक रेखा क्या होती है, मानक रेखा के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि भारतीय मानक रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारतीय मानक समय एक ऐसा स्थानीय समय होता है जहां पर सूर्य अपनी सर्वोच्च दूरी पर उस देश के लिए होता है। एक माध्य बीचों बीच इसको लिया जाता है। भारत में मानक रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश के नैनी से निकली है, 82.5 डिग्री। याद ये भी रखिएगा एक चीज़ कि मानक रेखा हमेशा देशांतर रेखा के रूप में रहेगी, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, मानक रेखा जो है बिल्कुल जो है देशांतर रेखा के में रहेगी। तो ये 82.5 डिग्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ई है ये, ध्यान रखिएगा, ई यहाँ पे नहीं लिखा है, 82.5 डिग्री ई से गुजरती है। और ये मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिले से गुजरती है, कहाँ से, सिंगरौली से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय मध्य प्रदेश के किस जिले, एकमात्र जिले से गुजरती है, तो सिंगरौली से गुजरती है। पूरी भारतीय मानक रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, तो उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आएगा। तो याद रखिएगा भारतीय जो मानक रेखा है वह 5 राज्यों से गुजरती है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको पढ़ना था, ये समझ गए हम। आगे आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था यही सब चीज़ें हैं। 35 ज़िले ऐसे इसमें बता दिया है मैंने स्लाइड में लिख करके कि 35 ज़िले ऐसे हैं हमारे जो कि किसी न किसी राज्यों से बॉर्डर लगाते हैं, और 13 ज़िले यूपी के साथ हैं, 10 ज़िले हमारे राजस्थान से लगे हैं, 2 लगे हैं गुजरात से, 9 लगे हैं महाराष्ट्र से, और 7 लगे हुए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के। 17 ज़िले ऐसे हमने आपको यहाँ पे चर्चा की है जो कि किन्हीं भी राज्यों से इनकी सीमा टच नहीं होती है। ये एक बेसिक, अभी लोग हम लगातार बेसिक को देखते जा रहे हैं। अब देखते हैं 2000 के बाद कौन से जिले बने। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस क्वेश्चंस को मैं बाद में भी राज्य के पुनर्गठन को जब हम लोग पढ़ेंगे जिस लेक्चर पर, वहाँ पर भी इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज चूँकि हम परिचय पढ़ रहे हैं, हमको हर एक चीज़ को पढ़ लेना है। मैंने कहा कि 2000 के बाद कितने नए ज़िले बने, तो ध्यान रखिएगा टोटल कितने ज़िले बन रहे हैं, 3 2 5 1 6 1 7।
टोटल 2000 के बाद जितने ज़िले बने उनकी संख्या है हमारे पास 7। तो इनको याद कैसे करोगे? एग्जामिनेशन में तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बना सकता है, तो याद रखना। एक तो 2003 में बन रहा है क्वेश्चन यहाँ का हमारा, है ना। 2003 में जब क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो एक तो 2003 में बना, इसके बाद हमारा 5 साल बाद बनेगा 2008, फिर 5 साल बाद बनेगा 2013, फिर 5 साल बाद बनेगा 2018। इन सालों पर ही हमारे राज्य नए नए जिले बने हैं राज्य में। तो यहाँ पर 3 नए जिले बनाए गए, यहाँ पे 2 नए जिले बनाए गए, यहाँ पर 1 बनाया गया, यहाँ पर 1, तो कितने हो गए? टोटल 7 जिले हमारे 2000 के बाद अभी तक बने हैं नए मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन कौन से हैं, 3 कौन से जिले बने हैं, यहाँ से कैसे कैसे, जहाँ भी 3 चीज़ आता है तो पूछ सकते हैं 2003 में निम्नलिखित में कौन सा जिला नहीं बना। इसको एक कोडिंग के रूप में याद रखिएगा। अशोक ने चूंकि अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, इसलिए मैं इसको हमेशा से पढ़ाता हूँ क्लास में बच्चों को। अशोक अनूप से बुरा था, अशोक अनूप से बुरा था, मतलब अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर 3 नए जिले बन गए। ये स्टेटमेंट किसी ने दिया, पूछा किसने कहा ये, तो कहा आसी नामक लड़की ने कहा, और उस आसी नामक लड़की का जवाब 2008 में 2 नए जिले अलीराजपुर व सिंगरौली से आ गया। ठीक है, तो 2003 और 2008, 5 साल बाद 2013 में फिर से एक नए जिले का फॉर्मेशन किया गया, उसका नाम था आगर मालवा। और 2018 में निवाड़ी को बनाया गया, और निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। तो ये हमारे क्या हो गए, पूरे के पूरे जो 7 जिले 2000 के बाद बने हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस पूछने वाला भी इन्हीं क्वेश्चंस में पूछेगा, क्योंकि तरोताज़ा क्वेश्चंस हैं। 98 वाले में जो जिले बने थे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 7 ऐसे जिले बने, तो 16 थे 98 में, लेकिन 7 हमारे पास बचे हैं। उन जिलों को भी हम राज्य के पुनर्गठन पे हम लोग देख लेंगे आगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पूरा मैपिंग कर दिया है जो आपको अभी मैंने समझाया था। तो देखिए जरा, अशोक अनूप से बुरा था, अशोक, फिर ये आपका अनूपपुर और ये बुरहानपुर, ये 3 जो हैं बने हैं यहाँ पर, ऐसे दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा किसने कहा, तो आसी नामक लड़की ने कहा, तो ये 2008। इसके बाद 2013 में हमारा आगरमालवा बन गया, और 2018 में निमाड़ी बन गया। तो ये पूरा जो हमने वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पर मैपिंग के रूप में देख लिया। अब मध्य प्रदेश में 6 ऐसे जिले हैं, ध्यान रखिएगा। कितने? 6 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको भी लेना उचित समझा आपके इंट्रोडक्शन पर। अगर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, तो पहला हम मुरैना को पकड़ लेते हैं। तो मुरैना जो है 2 राज्य कौन कौन से बॉर्डर बना रहा है, तो 2 राज्यों से बॉर्डर बना रहा है। एक बना रहा है उत्तर प्रदेश से, और एक बना रहा है राजस्थान से। दूसरा पकड़ लेते हैं शिवपुरी को। शिवपुरी भी हम देखें उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बना रहा है। सिंगरौली को देख लीजिए, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बना रहा है। बालाघाट को देख लीजिए, बालाघाट भी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बना रहा है। इसके बाद अलीराजपुर में आ जाते हैं। अलीराजपुर को देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। झाबुआ जो है, चूँकि झाबुआ ऐसी स्थिति, देखिए झाबुआ नॉर्थ में है, साउथ में अलीराजपुर है, तो ध्यान ये रखना है कि झाबुआ जो बॉर्डर बना रहा है वह गुजरात और राजस्थान के बीच बना रहा है, जबकि अलीराजपुर जो बॉर्डर बना रहा है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, क्योंकि आपको तब ये याद आएगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि अलीराजपुर झाबुआ के दक्षिण में स्थित है, तब आप क्वेश्चन की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। दिमाग में रखिएगा, झाबुआ गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच कर रहा है, और अलीराजपुर जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रहा है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छू रहे हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या 6 है, दिमाग में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये मैंने मैपिंग के करके दिया, आप लोग देख लीजिएगा। मैपिंग में कर्क रेखा मैंने आपको पढ़ाई दिया पहले ही, और ये मैंने मैपिंग में कर्क रेखा को भी दिखा दिया है, रतलाम शहडोल को दिखा दिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस नए टॉपिक पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को 5 मिनट में पढ़ के लेते हैं, फटाफट शॉर्टकट में पढ़ के निकल जाते हैं इसको। अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु को देखें
तो यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर एक शब्द में डिफाइन करना है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ की 102.5 सेंटीमीटर है। जनरली किताबों में 112.5 सेंटीमीटर मिलती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले साल से 3-4 जो इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश शासन के आते हैं, वहाँ पर अब औसतन वर्षा को 102.5 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश जो आ रहा है वहाँ के सोर्सेज में देख सकते हो आप। अगर मध्य प्रदेश में वर्षा की टेंडेंसी को हमको देखना है तो इसकी टेंडेंसी को ध्यान रखना कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इतना दिमाग में रखना है। यहाँ पर हम वर्षा का टॉपिक अलग से करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका टॉपिक भी हम लोग अलग से टॉपिक को टैकल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता दिया है। अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में होती है, पचमढ़ी होशंगाबाद में है। सबसे कम वर्षा जो होती है भिंड के गोहद में होती है। भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, उसका नाम गोहद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 55 सेंटीमीटर। और इसी तरह मैंने कहा अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया गंज बसौदा में किया गया। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है गंज बसौदा कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना विदिशा में है। और जो न्यूनतम तापमान है ना, शिवपुरी में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम जलवायु पढ़ाएंगे आगे, पूरा टॉपिक ये पढ़ना है हमको, तो ये ध्यान रखना पूरे मध्य प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्र में बांटा है। उत्तर का मैदान लिया है हम लोगों ने, मालवा के पठार को लिया है हमने, और तीसरा नर्मदा घाटी का क्षेत्र, और चौथा जितना पहाड़ी क्षेत्र है सतपुड़ा व विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हमने उठा लिया है। तो 4 प्रकार मध्य प्रदेश, क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ सकता है, मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 4 जलवायु क्षेत्र में। जलवायु क्षेत्र से मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। कितने के अंदर रखा गया? 11, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 11 जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। वर्षा पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखा है, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है, परिवर्तनशीलता क्या होती है। इस क्वेश्चन को मैंने सामान्यतः, ये ज्योग्राफी का बिल्कुल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया आपको। 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है वर्षा की परिवर्तनशीलता से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्थान में होने वाली जो औसत वर्षा है उससे कम या ज़्यादा जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता। क्या बोलते हैं? वर्षा की परिवर्तनशीलता बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो इसकी औसतन परिवर्तनशीलता है 19.5%। किस पे नापते हैं इसको? प्रतिशत में नापते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और आपको बता देता हूँ, जिन क्षेत्रों में जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता उतनी ही कम होगी। फिर से समझना, जिन क्षेत्रों में जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता उतनी ही कम होती है, और जिन क्षेत्रों में जितनी कम वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है। ये दिमाग में रखना। इसको जब हम लोग मध्य प्रदेश की वर्षा को पढ़ रहे होंगे उस टाइम इस टॉपिक को बहुत डिटेल समझा दूंगा, कैसे इसको प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। मध्य प्रदेश, आपको पता है वन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश भारत में ऐसा इकलौता सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल, जिसके पास सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्रफल है। और सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आएगा, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के वनों की खासियत क्या है? सागौन के जो वृक्ष हैं मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वन को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। ये वर्षा के आधार पर बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये ऐसे वन है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, ये वाले। और पर्णपाती वन जो रहेंगे ये हमारा रहेगा, याद रखिएगा, ये जो बीच वाला हमने लिखा है अर्ध पर्णपाती और पर्णपाती, ये जो है कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, ये 100 से 200 सेंटीमीटर। और ये ऐसे वन हैं जहाँ पर बिल्कुल 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, वहाँ पर। इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों का कितना प्रकार किया गया, 3 किया गया है।
यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा कहीं ज़्यादा होती ही नहीं है, इसलिए अर्ध पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं, पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं और शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी। मिट्टी में सिर्फ इतना जान लीजिए, मध्य प्रदेश काली मिट्टी के मामले में बहुत धनी राज्य है। 48% से ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। दूसरी सबसे ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, और तीसरी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाएगी हमारी मिश्रित मृदा। मैंने बिल्कुल डेटा दे दिया, 33%, 10% और 3% एरिया पर हमारी एलुवियल सॉइल व जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर से रिपीट करा देता हूँ, मृदा जो है मध्य प्रदेश में 48% क्षेत्र पर मृदा जो है काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद 33% क्षेत्र पर जो है हमारी लाल पीली, 10% पर हमारी मिश्रित मृदा और 3% पर हमारी जलोढ़ मृदा हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। मैंने ये प्रशासनिक स्ट्रक्चर का एक स्लाइड बना दिया था। वर्तमान में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, 313 ब्लॉक। तहसील की संख्या में हमेशा फेरबदल होता रहता है। यहाँ पर देने का मेरा सिर्फ मोटिव इतना है, आपके पास एक ओवरऑल व्यू रहेगा कि 450 के आसपास मध्य प्रदेश में तहसील हैं और ग्राम पंचायत लगभग देखिए 23,922, ये डेटा आगे जा चुका होगा कुछ न कुछ। और कुल नगर निगम 16+2 18 भिंड और दतिया में प्रस्तावित है। 54,000 गाँव हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ और बहुत डिटेल बता देता हूँ कि कुल विधानसभा यहाँ पे 230 है, ये तो सब जानते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला है एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, एससी के लिए। तो एसटी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं एससी की अपेक्षा। इनफैक्ट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है 230 में 47 और एससी के लिए सीट रिजर्व है 35। याद कैसे करोगे, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो 35 एससी को गया, 47 एसटी को गया। तो ये हमारा यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहीं पर एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि लोकसभा में मध्य प्रदेश को 29 सीटें दी गई हैं, 29 सीटें दी गई हैं। इस 29 सीट में 6 सीट जो हैं रिजर्व हैं एसटी को, और 4 सीट जो रिजर्व की गई हैं वो एससी को रिजर्व की गई हैं। तो ये वाला भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा एक क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया 4 जिले कौन से हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग संभाग से संबंधित क्या क्या हमारे तथ्य हैं। देखिए, मैं कुछ देर पहले ही आपको शुरू में समझाया था, सबसे बड़ा संभाग अगर पूछता है एरिया वाइज तो जबलपुर, अगर जनसंख्या वाइज पूछता है तो हमारा इंदौर हो जाएगा। तो 2 चीज़ मैंने लिखा है आपका देखिए, और इसके बाद है ना, आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटा संभाग दोनों संदर्भ में, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा शहडोल। ध्यान रखिएगा, देखिए पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा संभाग इंदौर, जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, और दोनों वाइज जैसे सबसे छोटा सबसे कम पॉपुलेशन किस संभाग में है, सबसे छोटा एरिया किस संभाग का, दोनों में जो है शहडोल आंसर हमारा आ जाएगा। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये हमको चंबल में देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही कम सेक्स रेशियो, पूरा का पूरा वो एरिया राजस्थान से लगा हुआ एरिया, और इस कारण से वहाँ पर राजपुताना संस्कृति एक रही है, लैंडलॉर्ड सिस्टम रहा है। दहेज के चक्कर पे वहाँ पर लड़कियों का धीरे धीरे बर्थ कम होता गया। इसके बाद जिले संबंधित फैक्ट में आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अब मैं यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। निवाड़ी बाद में बना, निवाड़ी बना 2018 में, पॉपुलेशन सेंसस आया था 2011 में। अगर पूछता है वर्तमान में सबसे छोटा जिला एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, तो हो जाएगा निवाड़ी आंसर। लेकिन अगर पूछता है आपसे एज पर द पॉपुलेशन ऑफ 2011 द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, तो एज पर द पॉपुलेशन अगर पूछता है और एज पर द एरिया पूछता है, दोनों अलग हो जाएंगे। देखना, मैंने कहा दतिया जो है, यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ लिखा होगा, आप देखिएगा मैंने लिखा है जनगणना के अनुसार से सबसे छोटा जिला हमारा हरदा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है दतिया है क्षेत्रफल की दृष्टि। बिल्कुल दिमाग रखिएगा, ये 2011 की जब जनगणना हुई थी, जब निवाड़ी का जन्म नहीं हुआ था, तब की कहानी मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद साक्षरता सबसे ज़्यादा
मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा जबलपुर पे पाई जाती है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, तो अलीराजपुर पर है। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम और चीज़ में आते। एक क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश की बड़ी नदियाँ। आपको पता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायका। बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसी नदियों को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। सामान्यतः बहुत बार नदियों का सीक्वेंस लगाने को पूछ सकता है आपसे, या नदियों की लंबाई पूछ सकता है, या कह सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर पर नदियों को लगाइए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इससे आपको पूरी नदियाँ तैयार हो जाएंगी। उसको बोलते हैं नेशनल कमीशन, इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर्स, फॉर एसटी ब्रदर्स। ये नेशनल कमीशन किसके लिए बनाया गया, एसटी ब्रदर्स के लिए बनाया गया। तो ये 6 नदियां हैं जो इस डिसेंडिंग ऑर्डर पे बैठी हुई हैं, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा और सिंध। ये ऐसी 6 नदियां हैं दिख रही हमको, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर पर आपको दिख रही होंगी। बस एक फार्मूला याद रखिएगा, पूरी की पूरी नदियां आपकी तैयार हो गई, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ब्रदर। इसके बाद ये नदियों को मैंने सीक्वेंस में लगा दिया है, हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे नदियाँ ऐसा लिखा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं ये मैंने बता दिया आपको, चंबल, क्षिप्रा, सिंध, बेतवा एंड केन। इसके बाद सोन और जोहिला। इनिशियली सोन आपको लगेगा उत्तर की ओर जाती है, लेकिन फाइनली आप देखिए मध्य प्रदेश से निकल के बिहार की ओर जा रही है, पटना में जाके गंगा से मिल रही है, पूर्व की ओर जाती है। नर्मदा, ताप्ती और माही जो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सोचना, नर्मदा, ताप्ती और माही में एक विशेष अंतर है। भले ही ये पश्चिम की ओर बह रही हैं, इन तीनों नदियों में क्या अंतर है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताना। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक माउंटेन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। जनरली क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कि मांडू की पहाड़ी कहाँ है, सांची कहाँ है, रायसेन कहाँ है, जाना पाव की पहाड़ी कहाँ है, और ये जितने भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है। ये सब क्वेश्चंस जब पूछता है तो हम वहाँ पे गलत करने की संभावना। लास्ट टाइम जैसे पूछा था कि बेतवा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तभी तक हम बेतवा को रायसेन से पढ़ते आ रहे थे। वहाँ पे पहली बार उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, जरा सा घुमाया था और हम पूरी तरह से घूम गए थे सब। अब ये जो मैंने ग्रीन लाइन दिखाई है आपको, ये क्या है, ये नर्मदा को दिखाया है मैंने। नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकल रही है और यहाँ पे जाके अलीराजपुर से नीचे जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट याद रखना बस आप, कि नर्मदा के उत्तर में जितने भी क्षेत्र पूछा जाएगा उसका आंसर विंध्याचल हो सकता है, उसका आंसर भांडेर हो सकता है। और चूंकि ये सब विंध्याचल के ही पार्ट हैं, या कैमूर हो या भांडेर हो या जाना पाव हो, तो नर्मदा नदी एक लैंडमार्क स्थापित कर रही है। और इसके दक्षिण में अगर कोई चीज़ पूछता है तो हम सतपुड़ा वाली सीरीज को आंसर मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मांडू कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत। जाना पाव कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत का पार्ट है। अगर मैं कहूँ सांची कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत पर। रायसेन कहाँ है, तो विंध्याचल। भीमबेटका किसका पार्ट है, तो विंध्याचल का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और बस, यूनेस्को जैव आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर यूनेस्को ने, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जहाँ भी 3 चीज़ देखो, चौथे की संभावना रहती है ऑब्जेक्टिव बनाने की। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यूनेस्को ने भी इसको मान्यता प्रदान की हुई है ना। और मतलब ये बायोडाइवर्सिटी रीजन है। तो ध्यान रखना है, इसको याद करने का तरीका सबसे रहेगा, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले पचमढ़ी को लाया गया, फिर अचानक मार्ग को लाया गया, और इसके तीसरे नंबर पर पन्ना को लाया गया। ध्यान रखना, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये जो सन है 2009, 2012 और 2020, यूनेस्को ने तब शामिल किया 9, 12 और 20 में। पचमढ़ी को पहले यूनेस्को ने शामिल किया अपनी लिस्ट पर, और फिर इसके बाद अचानक मार्ग, और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा पन्ना आया।
पन्ना को हमने डाइवर्सिटी रीजन के रूप में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। और ये वाली जो पहली सन है भारत सरकार को दिखाती, भारत सरकार ने घोषणा की थी 1999 में, 2005 और 2011 में। तो कितने यूनेस्को जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में? 3 हो गए, पचमढ़ी, अचानक मार और हमारा तीसरा हो गया जाकर के पन्ना। ये मैंने मैपिंग कर दी, इसको आप आराम से देख लेना। और इसके बाद विश्व विरासत जो है कल्चरल साइट 3 ही है यहाँ पर, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, 3 को रखा गया है। 3 साइट है यहाँ पे जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। वो कौन कौन सी हैं आप देखो, एक हमारा हो जाएगा खजुराहो सबसे ऊपर, इसके बाद सांची और इसके बाद भीमबेटका। आप देखो खजुराहो, सांची व भीमबेटका। इसका सन भी ऐसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो छतरपुर आएगा ऊपर, हमारा खजुराहो को ले लिया गया है। फिर नीचे आएंगे तो सांची और भीमबेटका। ये 86, 89 और 2003 3 ही हैं कल्चरल हेरिटेज साइट यहाँ पर, और उनका नाम है हमको याद रखना है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये जो इसके पहले जो हमने मैपिंग की थी, आप इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए प्रॉपर, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे याद करने में सब चीज़ों को। ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में लीजिए, सिर्फ आपके लिए इसको बनाया गया है। और इसके बाद हम आते हैं जनजातियों पे। मध्य प्रदेश जनजातियों वाला राज्य है, आपको पता है यहाँ पे जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पूरे भारत में पाई जाती है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में हम दे रहे हैं। याद रखिएगा 3 ऐसी जनजाति हैं जिसको भारत सरकार ने अत्यधिक पिछड़ी प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। और ये 3 जनजाति कौन कौन सी हैं? तो एक हमारी सहरिया और एक बैगा और तीसरा भारिया। ये 3 जनजातियां हैं। फिर से रिपीट कर दूं, ग्वालियर रीजन पे सहरिया, मंडला वाली पूरा ईस्टर्न रीजन पे बैगा, और जो ये जो हमारा छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, पातालकोट, वहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। वो तीनों जनजातियों को भारत सरकार ने अति पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है, मतलब ये विकास से काफ़ी पीछे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया है, कौन सी बड़ी जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश की? सबसे बड़ी भील, दूसरी आपकी देखिए गोंड, तीसरी कोल, चौथा कोरकू, 5वां सहरिया, 6ठा बैगा और 7वां भारिया। ये जो रखा हुआ है एज ए सीक्वेंस रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। लेकिन समूह के रूप में गोंड सबसे बड़ा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति, मतलब इसकी उपजातियों को मिला करके, तो कौन सी हो जाएगी? हमारी गोंड जो है सबसे बड़ी। ये मैंने इसकी पूरी मैपिंग कर दी है। तो ये हमारा एक पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगला लेक्चर हम लोग राज्य पुनर्गठन का लेके आएंगे, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को, और मैं बहुत जल्दी इन सभी जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको करवाता जाऊँगा यहाँ पे। थैंक यू।